ओके तो लिखते हैं, छोटा सा चैप्टर पढ़ते हैं पहले, उसको खत्म करेंगे। आपने वॉल्यूम कौन सा लाया? सेकेंड। मुझे लेवरेज पढ़ाना है पहले। क्या सेकेंड वॉल्यूम में है वो? नहीं है, फर्स्ट है। तो कल से फर्स्ट वॉल्यूम लाना। हमको तो बुक लगेगी नहीं अभी एक क्लास तक। लेवरेज बहुत ही सिंपल चैप्टर है, पर हर अटेम्प्ट में आता है। 5 से 10 नंबर पर, 5 नंबर का तो आता है भाई। 5 नंबर को तो कोई रोक नहीं सकता आपका। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल रटने वाला है। हालांकि 6 फॉर्मूले में चैप्टर खत्म। अगर मुझे सिर्फ फॉर्मूला करवाना, 6 फॉर्मूला लिखवाऊंगा, क्वेश्चन बनवाऊंगा, काम खत्म। पर ऐसे में पेपर थोड़ा भी इधर उधर किया ना, अटेम्प्ट लग जाएगा, कोई मतलब है नहीं। थोड़ा अच्छे से ही पढ़ेंगे। अभी जैसे मेरे कुछ बच्चों से बात हो रही थी कि यार एफएम में कुछ खत्म किया है कि रिवीजन में, क्योंकि पेपर पास में है। बोलते सर लेवरेज खत्म कर दिया। लेवरेज भी कोई चैप्टर है खत्म करने के लिए? बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल। अच्छा, अगर मुझे पढ़ाना होता पहला चैप्टर, एक होता ना डेमो क्लास जिसमें बच्चों को इम्प्रेस कर लिया जाए, तो या तो वो लेवरेज होता या तो वो रेशियो होता। सिंपल। और ऐसा लगता है जो वाह एफएम खत्म, बेटे एफएम तो अभी स्टार्ट है। तो पहले थोड़ी बहुत बातें लिखवा देता हूँ, फिर समझाऊँ। लेवरेज मीन्स रिस्क related to fixed operating cost and fixed finance cost. ओके, फिक्स कॉस्ट समझते हो? फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट का एग्जांपल, फिक्स कॉस्ट का एग्जांपल रेंट। डेप्रिसिएशन फिक्स है कि वेरिएबल कॉस्ट है? हर साल चेंज होगा, डब्ल्यूडीवी है तो। लिखना नहीं है, सिर्फ सुनना है भाई। थोड़ा बहुत कॉस्ट आएगा यार, पर कोई बात नहीं भी आता होगा तो भी मैं मैनेज कर लूँगा। अगर मैंने कहा डेप्रिसिएशन लगा 1,00,000 रुपया साल भर का, और यूनिट से हुआ 10,000, तो पर यूनिट डेप्रिसिएशन बता सकती हो, 10 रुपये। अगर यूनिट 12,000 हुआ तो डेप्रिसिएशन चेंज हुआ कि नहीं? है ना? चाहे आप किसी भी मेथड से कर रहे हो, यूनिट के चेंज होने से क्या डेप्रिसिएशन में चेंज होगा? सिंपल। डेप्रिसिएशन फिक्स है कि वेरिएबल? फिक्स।
फिक्स और वेरिएबल का मतलब वो नहीं है जो चेंज होता है, यूनिट्स के चेंज होने पे जो कॉस्ट चेंज होता है वो वेरिएबल। ठीक है, ओके सर। तो डेप्रिसिएशन हमेशा क्या होगा, फिक्स। अब आप कहोगे कि सर वो होता था ना एक मशीन यूनिट्स मेथड, ऐसा मशीन आवर्स मेथड, मशीन यूनिट्स मेथड, तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ सिर्फ एसएलएम और डब्ल्यूडीवी चलेगा। ठीक, तो एक एग्जांपल आपने क्या बताया, रेंट। क्या यूनिट्स के चेंज होने से रेंट में कोई चेंज होगा? नहीं, उसी कैपेसिटी की बात कर रहा हूँ, है ना यार। अगर यार इसकी कैपेसिटी 12,000 है, अगर आप 12,000 यूनिट्स तक काम करते हो तो रेंट तो फिक्स रहेगा। पर अगर आप 15,000 यूनिट से बनाया ना चाहते तो हो सकता है दूसरा बिल्डिंग रेंट पे ले, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, एक कैपेसिटी के अंदर रेंट फिक्स रहेगा, यूनिट के चेंज होने से चेंज नहीं होगा। और एक आध एग्जांपल, रेंट तो बहुत सही बोले, सैलरी, है ना यार। एक टाइम तक फिक्स और फिर नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ता है। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस तो मेरे ख्याल से वेरिएबल हुआ, हाँ वेरिएबल हुआ, हाँ। तो ठीक है, रेंट सैलरी हमको कौन सा कॉस्ट में रिसर्च करना है यार हम। अच्छा वो भी तो है, इंटरेस्ट फिक्स है कि नहीं? अगर ज्यादा यूनिट्स बनाता हूं तो क्या ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा? फिक्स है कि नहीं है, लेकिन वो फिक्स ऑपरेटिंग नहीं है, फिक्स्ड फाइनेंस। फिक्स कॉस्ट को मैंने दो भागों में बांटा, जबकि आप जो पढ़ते हो कॉस्ट में मार्जिनल कॉस्टिंग याद है, उसमें भी कंट्रीब्यूशन होता था ना यार, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो कंट्रीब्यूशन फिर माइनस फिक्स कॉस्ट करते थे तो कुछ आता था प्रॉफिट। वो माइनस फिक्स कॉस्ट करते थे तो वो माइनस फिक्स कॉस्ट में क्या होता था, ऑपरेटिंग होता था कि फाइनेंस होता था कि दोनों होता था? ये सोच के आना। क्या लिखेंगे, फिक्स्ड 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 फाइनेंस कॉस्ट। और इसमें एक आपने बताया इंटरेस्ट, और एक है हो गया प्रेफरेंस डिविडेंड। इसको फाइनेंस कॉस्ट की कैसे कैटेगरी में क्यों डाला होगा? क्या लगता है क्यों डाला होगा फाइनेंस? इसको फाइनेंस कॉस्ट बोला क्यों जा रहा है? ये वाला बिल्कुल सही, फाइनेंस, पैसा, पैसा लिया है ना यार, फाइनेंस करवाया है, तो उस फाइनेंस की वजह से जो कॉस्ट हो रहा, फिक्स फाइनेंस कॉस्ट। ठीक है सर, बात है। और ये क्या, ये खर्चा को सर, ये बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए खर्चा, इसलिए इसको फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट बोल रहे हैं बस। ये बिजनेस को ऑपरेट करने का फिक्स फाइनेंस कॉस्ट में यही दो आएगा, और ज्यादातर इंटरेस्ट ही आएगा, तो टेंशन वाली बात। ठीक है सर, ये इसका मतलब मैं समझा रहा हूँ, थोड़ा सा रुक के। ठीक है, ये पॉइंट नंबर 1 करवाया था, पॉइंट नंबर 2 लिखोगे। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ leverages. First, operating leverage. Second, financial leverage. और थर्ड, combined leverage. इसमें फर्स्ट लिखोगे ऑपरेटिंग लेवरेज, ये पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, इसके दो फॉर्मूले, इसके दो फॉर्मूले, इसके दो फॉर्मूले, काम खत्म, चैप्टर खत्म।
फर्स्ट लिख रहे हैं ऑपरेटिंग। यहाँ कुछ भी लिखाऊंगा ना तो आपको समझ में आएगा नहीं कि क्या हो रहा है, इसलिए हम एग्जाम्पल से बात करेंगे। ठीक, देखोगे एग्जाम्पल। तो सीए साहब, अब डिसीजन मुझे आपको चाहिए। मैं आपका क्लाइंट हूँ और मैं आपके पास आया हूँ, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, एडवाइस लेना चाहता हूँ, और आप सही एडवाइस दे दिए तो मजा आ जाएगा। सर मांगो एडवाइस, क्या मांग रहे? दो बिजनेस है भाई, बिजनेस ए और एक है बिजनेस बी, या फैक्ट्री मांग लो, तो फैक्ट्री है ए और बी। सर बिजनेस ए या मैं क्या पूछने जा रहा हूँ समझ लो, अभी से समझ लेना। मैं ये आपसे पूछने जा रहा हूँ कि कौन सी वाली फैक्ट्री मुझे परचेस करना चाहिए, बस। और आपको कुछ डेटा दे रहा हूँ। सर ये फैक्ट्री कहाँ स्थित है? रायपुर, पापाडी चौक, आपके घर से पास में पड़ेगा। आप कहोगे ये सर खत्म, ऐसा मत नहीं बोल सकते आपको। और एक है हमारा नया रायपुर, ठीक है सर। हाँ मेरे साथ साथ लिखना है इसको, ठीक है, मेरे साथ साथ लिखते जाइए। सर तो इसके विषय में कुछ बताइए ना, क्या बनाती है? दोनों सेम बिजनेस करते, सिमिलर बिजनेस। सेल्स क्या बनाती है? कैलकुलेटर, ठीक है। और कितना बनाते हैं? तो ये समझ लो 1000 यूनिट्स बनाते, 1000 यूनिट्स बिक जाता है इन लोगों का। तो और सर कितने का बेचते होगे? तो बताओ ये कैलकुलेटर कितने का होगा? 200 चलेगा ना यार? 200। तो ये जो बिजनेस है ना, ये भी कितना यूनिट्स बना रहा है अभी? 1000 यूनिट्स बनाकर बेच देता है। और ये भी कितना यूनिट्स? 1000 यूनिट्स बनाकर बेच देता है। और कितने के हिसाब से बेच रहा है? 200। तो बताओ सकते हो कि सेल्स कितना हो रहा होगा? 2 लाख। और यहां भी 2 लाख। पर कैलकुलेटर बनाने का कुछ खर्चा भी आता होगा। एक लिख रहा हूं मैं वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट समझते हो ना? जैसे यार मजदूर को जो सैलरी दी जाती है, वो वेजेस जो दिया जाता है, वो वेरिएबल हो गया। मटेरियल, ओके। तो जो रायपुर में फाफाडी चौक के पास में, वहां ना क्योंकि इधर पब्लिक बहुत है तो आसानी से लेबर अवेलेबल हो जाते हैं, मटेरियल भी इजीली अवेलेबल हो जाता है। नया रायपुर के लिए बड़ा दूर ले जाना पड़ेगा। तो यहाँ वेरिएबल कॉस्ट जो आता है, ये आता है पर यूनिट 130। और कम कर रहा हूँ, सॉरी। को कर लेते हैं यहाँ वेरिएबल कॉस्ट इजीली, मटेरियल इजी, तो सर वेरिएबल कॉस्ट को कम करते हैं, 110 कर लेते हैं। ठीक ठीक, तो बोलो कितना आ गया? हाँ 10,000। पर यहाँ नया रायपुर में एक तो लेबर, क्योंकि स्किल लेबर चाहिए जो हमको यहाँ से ले जाने पड़ते हैं, मटेरियल भी जो चाहिए प्लास्टिक वो यहाँ से तो थोड़ा सा वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा आ रहा है। और कितना आ रहा है? 150। तो बोलो कितना आ गया? 1000 इंटू 150, तो कितना आ गया? 1 लाख। ठीक है, वीसी लिखा, समझ जाओगे ना? वेरिएबल कॉस्ट जो आता है उसका एक नाम होता है, उसको बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन ये कॉस्ट में अच्छे से पढ़ रखा है। तो बोलो कितना कंट्रीब्यूशन है? 90,000, 50,000। सर मशीनरी तो ठीक है, जो फाफाडी चौक में है या फिर जो नया रायपुर में है, वो खुद का फैक्ट्री ली है कि नहीं ना यार? वो तो रेंट पे चल रहा है।
पर मशीनरी स्पेशली जो लगाई गई है ना वो हमारी है, ठीक है। तो रेंट कितना पड़ता सर वो बता दो, सिर्फ रेंट की बात करो। रेंट इधर ज्यादा पड़ेगा यार, आप देखा पापड़ी चौक में ज्यादा पड़ेगा। तो सर रेंट कितना लग जाता है? रेंट यहाँ लग जाता है, मान के चलो, एक सेकंड, फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए, ऐसा सेट कर रहा हूँ मैं। 8,000 बड़ा सारा रेंट। नया रायपुर में स्थिति कुछ और है, वहां थोड़ा सा कम रेंट लगता है, 20,000 रुपए टोटल मिलाकर साल भर का रेंट। ये साल भर का डिटेल में आपको दे रहा हूँ, वैसे ईयर से आपको कोई लेना देना नहीं। तो बताओ भाई, इधर जो प्रॉफिट कमा रहे हो, इधर प्रॉफिट कितना कमा रहे हो? 30,000। और यहाँ ओहो 30,000। सवाल ये है कि इसको कुछ नाम तो देना पड़ेगा, नाम बोलो इसका। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, या फिर ऐसा प्रॉफिट है जिसमें इंटरेस्ट भी माइनस नहीं हुआ है? ईबीआईटी। ये भगवान, वो जो निकालते हो ना कॉस्ट में प्रॉफिट प्रॉफिट बोलते हो, वो एक्चुअली ईबीआईटी होता है। इंटरेस्ट कभी माइनस नहीं होता। पूरा जो मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ते हो, कॉन्ट्रीब्यूशन पीवी रेशियो निकालते हो शायद, और इसके अलावा आप बीपी निकालते हो, बीपी याद है, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय ऐसा कुछ करते हैं, पीवी रेशियो या कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो वो फिक्स कॉस्ट ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट होता है, वो कभी भी फाइनेंस नहीं होता। हाँ, उसमें वो जो आप पैसे यहाँ जो प्रॉफिट लिखते हो प्रॉफिट होता नहीं, उसका नाम होता है ईबीआईटी, उसमें से इंटरेस्ट आगे माइनस होगा। ईबी हालांकि ईबीआईटी का मालूम है क्या बोला जाता है? इसका एक प्रॉफिट बोला जाता है ईबीआईटी को, और पूरा नाम है इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोला जाता है। इसको बोला जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। बिजनेस का प्रॉफिट है एक्चुअल, बिजनेस का सारे खर्चे माइनस करने के बाद इंटरेस्ट फाइनेंस कॉस्ट माइनस नहीं हुआ। ठीक, ओके। तो सीए साहब कौन सा बिजनेस खरीदा? मैंने आपको सारी डिटेल दिया, दोनों में एसेट्स एक जैसा है, मशीनरी लगभग एक जैसी लगी है। बिजनेस बी चलो सर, कैपेसिटी कितने की कैपेसिटी है? मैं 2000 यूनिट से बना सकता हूँ, पर अगर मैं कहूं, अगर मैं अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अब अगर मेन कॉन्सेप्ट पे ना जाके मैथ्स पर जाए, तो मैथ्स के हिसाब से, मैथ्स तो हमारा अच्छा है वैसे भी, सुना ध्यान से। अगर यूनिट्स 1,000 ना बना के हम 1200 बनाते हैं, आप आए, मैं सीए, आप सीए, मैं आपके पास आया, मैंने कहा सुनो ना मुझे बिजनेस खरीदना, बताओ ना कौन सा। तो आप पूछे कि यार क्या लग रहा है कि कुछ करोगे आगे इसमें, कि हजार हजार ही? मैंने कहा नहीं, 200 यूनिट तो बढ़ा के बेचूंगा, 20% बढ़ाकर। अगर 20% बढ़ाऊं, चाहे ये बिजनेस चाहे ये बिजनेस, तो क्या मेरे ईबीआईटी में चेंज होगा? यस। बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा। तो क्या दोनों में आंसर एक जैसे ही आएगा? पक्का? वेरिएबल कॉस्ट अलग है। अगर मैं 1,000 की जगह 1,200 लिखूं, तो आंसर एक आएगा कि अलग अलग आएगा? अलग, दोनों में बढ़ के आएगा, पर दोनों में अलग अलग आएगा। अगर हम कैलकुलेशन ना करें, बहुत हिम्मत वाली बात है, अगर हम कैलकुलेशन ना करें और सिर्फ देखकर बता दे कि किस में ज्यादा आएगा, तो मजा आ जाएगा कसम। 30,000 से ज्यादा आएगा? किस में ज्यादा आएगा? ए में? चलो करके देखते हैं। सच बोला तो पार्टी करते। सर ये पार्टी कब दोगे आप? हर बार तो बोलते हो क्लास के बाद, जब हमारा कोर्स खत्म हो जाए। तो चलो काम, चलो हम कितने परसेंट से बढ़ा रहे हैं? 20%। लिखते हैं, स्टार लगाया। इफ सेल्स इंक्रीजेस बाय 20%,
याद रखना, मैंने कहा ना 3 फॉर्मूले से भी काम हो सकता, पर मुझे नहीं पढ़ाना, ऐसे मुझे पढ़ाना नहीं आता। सेल्स इंक्रीजेस बाय 20%, कैलकुलेट रिवाइज्ड EBIT, दोनों का बताओगे? बिजनेस ए बी, सेल्स कितना कर दिया हमने? 1200 यूनिट्स। अच्छा 20% से कैसे बढ़ाओगे? 1200 इंटू 200 या 2 लाख को ही 20% से बढ़ा दोगे? करना कैसे है? 1200 इंटू 200 करूं कि 2 लाख को ही 20% से बढ़ा दूं? दोनों में एक ही आएगा, है ना? बोलो कितना आ गया? 2,40,000। अब बच्चे बोले सर 240 कहाँ से लिखवा दो? अब अभी सुनो क्या क्या कहाँ तक किस हद तक सोच लेते बच्चे। 240 कहाँ से आया लिखवा दो, तो मैंने लिखवा दिया 2 लाख इंटू 120%। अब सुनो बच्चों ने क्या भाई हद कर दिया। बोलते सर इसका मतलब ये हुआ कि सर यूनिट्स 1000 ही है और आप सेलिंग प्राइस बढ़ा रहे हो। सेलिंग प्राइस कैसे बढ़ाओगे यार? सेलिंग प्राइस बढ़ाओगे तो ये यूनिट्स कम हो जाएगा ऑटोमेटिक। इकोनॉमिक्स आता है आपको अच्छे से। मैं सेलिंग प्राइस नहीं बढ़ा रहा हूं, कभी भी सेलिंग प्राइस नहीं बढ़ेगा पूरे लेवरेज में, नंबर ऑफ यूनिट से बढ़ेगा। ठीक, माइनस वेरिएबल कॉस्ट, बारह सौ इंटू 110, मतलब 1,10,000 को भी 20% से बढ़ा, 1,32,000। एक लाख 80,000। तो यहाँ जो आएगा उसका नाम क्या रहेगा? कॉन्ट्रीब्यूशन। 240 माइनस 132, 60,000, सिर्फ 60। माइनस फिक्स कॉस्ट 60,000, 20,000। फिक्स कॉस्ट में तो कोई चेंज नहीं होगा ना भाई? तो क्या जाएगा हमारा EBIT कितना? 48,000। और और आप बोल ही रहे थे, बिल्कुल सही बोला आपने, कि कौन सा ज्यादा स्पीड से बढ़ेगा? ए, यही बोला था ना। कोई बात नहीं, वो तो मैं चेक कर लूंगा बाद में। कौन से बिजनेस में सेल्स के बढ़ने से ज्यादा स्पीड से प्रॉफिट होगा? ए में। और शायद आपने ए ही बोला था, अगर आप सच बोल रहे हो तो। इसकी वजह बताओ यार, ए में क्यों ज्यादा स्पीड से बढ़ रहा है? सेल से बढ़ा तो ए ज्यादा स्पीड से बढ़ रहा, वजह? मेरी पर यूनिट पक्का। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैसे कम होगा? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट तो उतना ही रहेगा। हाँ, ये वजह बता सकते हो कैसा क्यों हुआ? बस मेरा ये, सेल्स के बढ़ने से प्रॉफिट बढ़ा, और ये दो चीज दिख रही है आपको, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट, और यहाँ भी वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट।
तो अपन को तब बी लगेगा पढ़ रहे। मतलब 150 और 140 की आप बात कर रहे हैं टोटल में, पक्का ना? या फिर आप ऐसा कर लो ना यार, 1,10 ये और 60 ये। अच्छा, 1,10,000 प्लस 60,000 करो, 1,10,000, 1,70,000 डिवाइडेड बाई 1,000 करो। मैं टोटल कॉस्ट पर यूनिट की बात कर रहा हूँ। 170 रुपए पर यूनिट है टोटल। और यहाँ की बात करो, 1,50,000 प्लस 20,000, 170। तो यहाँ भी कितना आया, 170। अब आराम से सोच, यहाँ दोनों प्लस करो, 1,32 और 1,00,000। अब 1,200 से डिवाइड होगा, अब 1,200 से 160 आया। और यहाँ भी करो, 180, 166। अगर कॉस्ट पर यूनिट क्या यहाँ कम हुआ? हाँ। पर यहाँ भी कम हुआ क्या? हाँ। पर किसमें ज्यादा स्पीड से कम हो गया? ए में। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? ओके सर अभी रुक जाओ, अभी सीधा डीप में नहीं जा रहा हूँ, अभी सिर्फ काम की बात करें, फिर एक बार हम फ्लो बनेगा ना तब बात करेंगे, लास्ट में बात करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, अभी बस मैं जो पूछ रहा हूँ उसका आंसर दे। सेल्स कितने परसेंट से बढ़ा? 20%। तो क्या ईबीआईटी भी बढ़ा? हाँ। कितने परसेंटेज से बढ़ा? परसेंटेज बता सकते? 62 पॉइंट। मुझे बस ये चाहिए, 30,000 से 48,000 हो गया, तो बताओ ईबीआईटी कितने परसेंट से बढ़ा? लिख लेते ना, एक बार लिखते फिर लिखोगे, इसके बाद स्टार लगाकर कैलकुलेट कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। पहले बिजनेस एक ही बात करे क्या? भाई हर चीज काम की है, तो 48,000 माइनस 30,000, बेस में क्या लिखूंगा? 30,000। ये परसेंटेज ये कितने से बढ़ा निकाल रहा हूँ, तो बेस में तो वही आएगा मैथ्स के हिसाब से, डिवाइडेड बाय 30,000 इन 200, तो कितना परसेंट आ गया? 60%। ऐसे बी का भी निकाल लेते हैं, 40,000 माइनस 30,000 डिवाइडेड बाय 30,000 इंटू 100, तो कितना आ गया? 33.3%। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब मैं आपके सामने कुछ रखने जा रहा हूँ, हालांकि बड़ा सिंपल है, पहले इसको कंप्लीट करता हूँ फिर आपसे बात करूँ। अब बताओ, अब मैं आपसे कुछ पूछने जा रहा हूँ, आंसर देना। यहाँ तक ठीक है? सेल्स कितने परसेंट से बढ़ा था? तो ये कितने से परसेंट से बढ़ा? कुछ टाइम्स निकल सकता था, टाइम्स समझ रहा हूँ मैं। सेल्स कितने परसेंट से बढ़ा था? 3 टाइम्स, 3 गुना ज्यादा। ये 3 टाइम्स कैसे निकला? 60 डिवाइडेड, दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, दिस इज ऑपरेटिंग लेवरेज। अभी धीरे धीरे बात करूंगा, चलो फॉर्मूला लिखे कि पहले, तो लिखोगे इसी के बाद फिर क्या कहना चाहता हूँ, ये क्यों कर रहे, ये सब चीज समझाऊं। फॉर्मूले के लिए अब मेरे पास बोर्ड में जगह नहीं, करा रहा हूं। कैलकुलेट टाइम्स निकालना मुझे, टाइम्स को मालूम है, हम लेवरेज में डिग्री बोलते हैं, डिग्री
ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, जो हम फुल फॉर्म नहीं लिखते, ना ही कोई लिखता, इसको DOL बोलते हैं, DOL। और कोई फॉर्मूला बताया आपने अभी? 3 टाइम्स निकाला था ना यार, चलो देखते कैसे निकला। 60 डिवाइडेड बाय 20। 60 क्या है? चेंज इन EBIT, परसेंटेज चेंज इन EBIT, ये चेंज इन EBIT बोल। तो फॉर्मूला बना चेंज इन EBIT। चेंज को ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें मजा नहीं आ रहा तो चेंज ही लिख देना, डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स। तो यहाँ कितना आया था ए का? 60 डिवाइडेड बाय 30, परसेंट कट हो गया, तो कितना टाइम्स आया? 3 टाइम्स। ऐसे ही किसका कर लेंगे बिजनेस भी? आंसर तो 3 आया यार, इम्पोर्टेंट तो आंसर 60 डिवाइडेड और इतना इधर कितना था? 33.33 डिवाइडेड बाय 20। वन 1.667 टाइम्स। ये 3 टाइम्स का मतलब, अगर मैं कहूँ यार ऑपरेटिंग लेवरेज से 3 टाइम्स, कोई इसका मतलब बता सकते हो? सेल्स सेल्स में उससे 3 गुना ज्यादा EBIT में चेंज होगा। अगर सेल्स 10% से बढ़ेगा, जल्दी स्पीड से, सेल्स 10% से बढ़ेगा तो EBIT, मतलब मुझे परसेंटेज में चाहिए। 6 टाइम नहीं, 3 टाइम्स। सेल्स 10% से बढ़ा, EBIT 30% से बढ़ा, सीधी सी बात। सेल्स 10% से गिरा, 30% से गिरे। और ये कितने परसेंट से? 1.6। तो बताओ, अगर आपको बिजनेस खरीदना सिर्फ ये देखकर, तो कौन सा बिजनेस अच्छा दिख रहा है? ए, क्यों? मैं आया आपके पास, चलो सीए साहब, चलो सीए साहब मैं आपके पास है, पूछ रहा हूँ दोनों बिजनेस में से कौन सा खरीदना है, तो आप क्या पूछोगे? क्या लग रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है यार सर, नया नया बिजनेस है, पता नहीं मार्केट रिसेशन में जो चल रहा है, मुझको ऐसा लगता है कि सेल्स कम भी हो सकता है। अब मुझे ऐसा पर फिर भी हम प्रॉफिट कमाएंगे, सेल्स थोड़ा सा कम भी हो जाएगा, मतलब अभी जितना हम है ना, हमको ऐसा लग रहा है कि 10% डाउन हो सकता है। कौन सा बिजनेस? आप सीए हो, आपको तो मैंने ये निकाल कर दे दिया, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने निकाला ये, और मैंने आपने पूछा कि आपको क्या लग रहा है, मैंने कहा मुझे ये लग रहा है कि अभी जो सेल्स हो रहा है वो 10% कम हो सकता है। तो फिर बिजनेस बी, गिरे तो कैसे गिरे? कम। और बढ़े तो कैसे बढ़े? खूब बढ़े। कौन सा ज्यादा? अगर मैंने कहा कम हो रहा कि ज्यादा हो रहा, वो छोड़ दो, कौन सा ज्यादा रिस्की है? रिस्क फ्लक्चुएशन, फ्लक्चुएशन ज्यादा है। रिस्क का मतलब ये नहीं है कि यार बढ़ेगा तो काहे का रिस्क, रिस्क का मतलब है फ्लक्चुएशन। पहले इस 3 टाइम्स का मतलब लिखे कि एक बार। DOL 3 टाइम्स, DOL 3 टाइम्स means if cells changes by 1%, सेल्स 1% से चेंज होगा, then EBIT will change by कितना परसेंट? 3%। इसका मीनिंग लिखने की जरूरत नहीं, एक का लिख लिया तो हम समझ जाए।
ठीक, ये तो वैसे भी समझ गया था 3 टाइम्स निकाल कर। अच्छा लिख लिए थे क्या? जो आप बोल रहे थे ना, बस वही चीज आप बिल्कुल सही बोल रहे कि सर यूनिट्स के बढ़ने से हमारा कॉस्ट इसमें हर बार लगेगा कितना, 150, और इसमें कितना लगेगा 110, चाहे कितना भी यूनिट से बढ़ा दो। तो आप सही बोल रहे थे कि यूनिट्स के बढ़ने से बढ़ जाने दो, पर सर हर बार 150 150 150, मतलब हर बार 40 रुपए एक्स्ट्रा लगेगा। जितना यूनिट से बढ़ते जाएगा 40 रुपए एक्स्ट्रा लग जाए। इसे किस, अच्छा वेरिएबल कॉस्ट में कौन फायदे में दिखाई दे रहा है? अच्छा फिक्स कॉस्ट की बात करो, इसमें कितना, इसमें यूनिट्स के बढ़ने से ये बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? नहीं। तो यार देखो, यूनिट्स के बढ़ने से जो बढ़ेगा ही नहीं, वो तो अच्छी बात है हमारे लिए। भले थोड़ा सा भी ज्यादा दिख रहा है, पर यूनिट्स कितना भी बढ़ाओ, एक अभी कितना था, 1000 1200 1500 जो भी करो, मेरा बस ये कहना है क्या यूनिट्स के बढ़ने से ये बढ़ता है क्या? नहीं बढ़ता। तो ठीक है ना सर, अभी भले ही ज्यादा दिख रहा है, लेकिन यहाँ देखो ना, यहाँ तो हर बार आपको 40 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। हाँ ये तो कवर हो जाएगा सर। इट मीन्स फिक्स कॉस्ट एक बार, भले फिक्स कॉस्ट ज्यादा है, मैनेजेबल है। फिक्स कॉस्ट अच्छा है कि बुरा? चलो दूसरे एंगल से पूछता हूँ, क्योंकि हम फाइनेंस अच्छे से पढ़ चुके, अभी कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ा है, तो उस हिसाब से एक देखो, दो लोगों से पैसे उठाना है, मुझे पैसों की जरूरत है। एक तो मैं पैसे इक्विटी से उठा लूं, या तो पैसे मैं डेट से उठा लूं। डेट अच्छा कि इक्विटी? अगर इक्विटी, अगर मैं कमाऊंगा तो हम दोनों में बटेगा, और कमाऊंगा तो हम दोनों में बटेगा। पर डेट में क्या मालूम है, इतना दूंगा, जितना कमाऊंगा उतना फिक्स देने के बाद तो सब मेरा। डेट अच्छा कि इक्विटी? डिपेंड, डिपेंड। सर कमाए नहीं तो, लॉस हुआ तो आप अकेला बियर कर रहे थे, अब इनके साथ बियर करोगे। डेट अच्छा कि इक्विटी? डिपेंड। तो ऐसे ही फिक्स कॉस्ट भी डिपेंड करता है, अच्छा है कि बुरा, वो किस पे डिपेंड करता है कि आप कितने कमाने वाले। अगर ज्यादा कमाने वाले हैं तो फिक्स कॉस्ट नहीं करता, मतलब फिक्स कॉस्ट अच्छा। और अगर कम कमाने वाले तो भैया रेंट तो दे देना, इतना कमा लो नहीं तो बर्बाद हो जाओगे आप। अगर कम कमाने वाले तो फिक्स कॉस्ट कम ही रखो, रिस्क मत लो। ठीक है, ओके सर। लीवर समझते, लीवर क्या होता है? गाड़ी वाड़ी जब कार पंचर हो जाती है तो फिर, हाँ अब सुनो, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, समझना मेरी बात ठीक। ये और ये बहुत बड़ा बॉक्स है सर, कितने केजी का? बहुत ज़्यादा, 500 केजी। और ये यहाँ धरती है, जमीन इससे जुड़ा हुआ है, इसको हम धकेलने का सोच रहे हैं तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। पर हमने यहाँ एक पत्थर लगाया और एक डंडा लगाया, और उस पर यहाँ से प्रेशर डालोगे तो क्या ये मूव हो सकता है? ज्यादा फिजिक्स पढ़ा होगा शायद थोड़ा बहुत। हाँ तो अभी फिजिक्स ही पढ़ लेते। ठीक है, तो आपको पता है सर, नाम बताओ ना, क्या क्या नाम है इस पत्थर का? नाम बताओ सर। इस पत्थर का नाम है फिक्स कॉस्ट। ये रिस्की भी है, जितना हाइट रखोगे ना खेल खत्म है, इसको बोल रहे फिक्स कॉस्ट। और यहाँ नाम दिया सेल्स। सेल्स जितना उतना मूवमेंट किसमें करेगा? ईबीआईटी। और ये जो डंडा है इसका नाम क्या है? लिवरेस। अगर मैं कहूँ इसको लिव रिस्क है, ये मैं लीवर, लीवर से ही उस वहीं से आया फिजिक्स। ओके, तो सेल्स के चेंज होने से ईबीआईटी में जो चेंज होता है वो किसकी वजह से होता है? फिक्स कॉस्ट। एक बार इसको बना लो, फिर मैं और एक्सप्लेन करता हूँ। अब वो प्रॉपर फिजिक्स से नहीं पढ़ा रहा हूँ,
कि सर इधर जितना प्रेशर दोगे उतना मूवमेंट ज्यादा स्पीड से होगा, वो मैं बहुत ज्यादा फोकस नहीं करूँ। फिर पता लगा CA छोड़ो, चलो साला फिजिक्स का ही काम करते हैं। अब एक काम है, चलो ये इस एग्जांपल से हमको एक बात समझ में आई कि लेवरेज क्या होता है रफली। अगर मैं एक इनकम स्टेटमेंट दे दूं जैसे इसी टाइप का, तो क्या आप ऑपरेटिंग लेवरेज निकाल कर बता सकते हो? लिखो एग्जांपल नंबर 2। ये निकालना है भाई मुझको, ये है ना, ये 3 टाइम्स 1.66। अब आपका नंबर है भाई, एग्जांपल नंबर 2। सेल्स 40,000 माइनस वेरिएबल कॉस्ट 40% दे देते हैं। बोलो कितना आएगा? 16,000। जो आया उसका नाम क्या रहेगा? कंट्रीब्यूशन। कितना? 40 में से 16 गया 24,000। इसमें से माइनस क्या कर देंगे? फिक्स कॉस्ट। $19,200। बताओ EBIT कितना है? 4,800। कैलकुलेट DOL। हाँ, आपको डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज निकालना है, गुना भाग प्लस माइनस जो करना है करो, आंसर दे दो, वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। अब भाई आप कितने भी परसेंट का चेंज करो ना, 10 20 50, आंसर तो उतना ही आएगा। एक बात चलो अभी अभी भी मेरी बात समझो। अगर मैं यहाँ 20 की जगह 30% लिखता तो भी क्या मेरा आंसर 3 टाइम्स ही आता? सोच के देखो यार। अगर मैं यहाँ 20 की जगह 30% लिख देता, 30%, ये जरूर ज्यादा आ जाता, पर यहाँ परसेंटेज 60% ही आता। पक्का? नहीं 60 नहीं आता, क्योंकि 30% का चेंज, यहाँ जो भी आता फाइनली जो टाइम्स का है वो आंसर तो वही आता। एक बार चेक कर ले यार, टेंशन खत्म। तो यहाँ एक काम करते हैं, कैलकुलेटर में तो कर ही सकते हैं, आपको कुछ नहीं लिखना, आप मुझे बताते जाना, मैं लिखते जाऊंगा। चलो इस बार कितने परसेंट से चेंज कर लेते हैं? 30%। तो बताओ 1300 यूनिट्स, 2 लाख। ठीक है, आगे बोलो। 1,43,000, तो 260 माइनस 1,43,000, 1,117 माइनस 60,000, 57,000। 30,000 और 57,000 का डिफरेंस बाय 30,000। 90% किस में चेंज हो रहा है? EBIT में। और सेल्स में कितने का चेंज हुआ था इस बार? 30% का हुआ था। आंसर 3 टाइम्स ही आएगा कि हाँ? तो मुझे वही वाला टाइम्स चाहिए भाई, टाइम्स चाहिए। ठीक है, आप पर छोड़ा, आपका जो दिल कर रहा है, इसको 10%, 20%, 30% आंसर चाहिए मुझे डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज का। फाइव टाइम्स।
5 times. चलो 5 times ही आएगा शायद. आंसर तो उतना ही आएगा 5 times. हाँ लेकिन चलो इससे ट्रायल भी हो गए, कोई 10 से कोई 20 से कोई 25, आंसर तो उतना ही आने वाला. आपकी तुलना अगर मैं बाकी बच्चों से करूं तो बाकी बच्चे आपके आया 5%. एक बार चेक करो. कोई बात नहीं, मैं समझा. क्या है, टेंशन ही नहीं लेना. इसमें कितना टाइम्स आया था पिछला वाला एग्जांपल में? 3 टाइम्स. और इसमें कितना आया था? 1.66. ऐसे ही आया था क्या? अब मैंने आपको ये एग्जांपल दिया मान लो, और आपसे कहा निकालो, और मेरे ख्याल से आपको कैलकुलेशन में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा. ऑपरेटिंग लिवरेज किससे रिलेटेड है? फिक्स कॉस्ट. एक काम करो, 90 डिवाइडेड बाय 30 करो. ठीक, खत्म. 50 डिवाइडेड बाय 30 करो. 1.33. ठीक है, अब इसकी बात करो जो अभी वाला एग्जांपल है. 2400 डिवाइडेड बाय 4800 करो. 5. क्यों इतना चेंज वेंज वाला काम कर रहे हैं यार? ऐसे कर लेना, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी. बात कर, मतलब सर कहना क्या चाहते हैं? फॉर्मूला है, हम क्यों टाइम पास कर रहे हैं? और फॉर्मूला है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज को कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी. मैं ये पहले भी बता सकता था. और सुनो, अभी बड़ा लॉजिक है. कोई और आपके साथ आके पीछे बैठता ना, और मैं ये जैसे एग्जांपल लिखता कैलकुलेट और डिग्री एल जैसे लिखता, उसका आंसर आ जाता. क्यों? क्योंकि पढ़ लिखा है, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी. सिंपल तो फॉर्मूला है यार. पर वो फॉर्मूला नहीं, वो तो डिराइव होकर आया है. डिराइव कहां से हुआ? जो आपने लिखा है, चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स, उससे फॉर्मूला डिराइव होके ये बनेगा कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी. कैसे डिराइव होगा वो भी मैं करवा देता हूँ. तो वो जो आपने जबरदस्त टाइम पास किया उसकी जरूरत थी नहीं, सीधा फॉर्मूला लगाते डीओएल का. सर ये कॉपी हमारी क्यों खराब कर रहा है? नहीं भाई, वो सब काम आने वाला है. डीओएल का फॉर्मूला, और फॉर्मूला क्या लिखा है मैंने? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी. ईबीआईटी तो सीधा कर सकते थे 2400 डिवाइडेड बाय 4800. ठीक, अब चिंता वाली बात नहीं. आंसर कितना आ गया? 5 टाइम्स. मैंने क्या कहा था आपको? टोटल मिलाकर कितने फॉर्मूले? 6, और हर एक में 2.
दो में पहला परसेंटेज चेंज वाला, चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स, वही मेन फॉर्मूला है, और उससे डेरिवेशन होके ये बना कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। हर एक लेवरेज में दो फॉर्मूले, ठीक है। ओके सर, इसको आप रटवाते कैसे हो? पहले रटवाने की मैं कहता हूँ यार, ऑपरेटिंग लेवरेज किससे रिलेटेड है? फिक्स कॉस्ट। तो इन दोनों के ऊपर नीचे का देख लेना, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। पर अगर कहूं कि यार ये फॉर्मूला बना कैसे, तो चेंज इन ऊपर क्या लिखा था? ईबीआईटी डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स। मैं हल्का सा आइडिया दे देता हूं, सेल्स को चेंज करने का कुछ फॉर्मूला था, 1200 माइनस 1000, ऐसा कुछ किया था ना। मतलब क्वांटिटी 2 माइनस क्वांटिटी 1 इनटू सेल्स सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय, बोलो नीचे परसेंटेज निकालना है तो Q1 इंटू एस, ये नीचे वाला आ गया, ऊपर चेंज इन ईबीआईटी। मैं हिंट कर रहा हूं आपको, ईबीआईटी कैसे निकाले थे यार? चेंज इन ईबीआईटी, ओरिजिनल ईबीआईटी माइनस, नहीं न्यू ईबीआईटी माइनस, तो न्यू ईबीआईटी कैसे आएगा? क्वांटिटी 2 सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट माइनस, ऐसा करोगे घर जाकर अगर दिल करेगा तो, नहीं तो कल मैं डेरिवेशन कर रहा था, अभी डेरिवेशन, और जब इसको कुछ कट कुट करेंगे तो मालूम है आपका ये निकल के आ जाएगा। ठीक, तो एग्जांपल, सर ये आप बीच में बंद कर देते कि हाँ बेकार की बात है। एग्जांपल नंबर 3, तो मैं फिर से बोल रहा हूं, इसका डेरिवेशन है, डिराइव कैसे हुआ है ये आपकी जिम्मेदारी है। मैथ्स में छेड़ने में मजा आता है तो मजा आ जाएगा, कुछ नया निकल के आएगा। और सर अगर मान लो हम नहीं छेड़ पाए तो मैं हूं, मैं कल करवाऊंगा इसका डेरिवेशन। मेन फॉर्मूला भूलना मत, चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल। एग्जांपल नंबर 3, चलो अब आपकी परीक्षा की घड़ी। सेल्स 20,000 माइनस वेरिएबल कॉस्ट 30%, का 30% कितना होता है? 6,000, कितना क्या, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट 10,500, तो क्या है? अब आप मुझसे ये उम्मीद कर रहे होंगे कि अब मैं आपसे ऑपरेटिंग लेवरेज पूछूंगा, तो मैं पागल हूँ नहीं, वो तो आप कैलकुलेटर में बता दोगे, तो पूछने ही वाला नहीं हूँ। आप क्या सोच रहे हैं? ये आ गया ईबीआईटी 3,000। अब मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, अब आंसर सोच समझ के, अगर मैं सेल्स को 10% से बढ़ाता हूँ तो क्या ईबीआईटी भी बढ़ेगा? देखोगे, कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। अब मैं 10 से नहीं 20 से भी बोल सकता हूँ, है ना, पता लगा पहले लिखने से पहले सॉल्यूशन बना दिया। कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी इफ सेल्स विल इंक्रीज बाय 20%। तो अब मेरा क्वेश्चन है कि अगर हम सेल्स को 20% से बढ़ाते हैं तो ईबीआईटी भी बढ़ेगा। क्वेश्चन ये कितने परसेंटेज से बढ़े? 80%।
80%, वही बना देते हैं। पिछले बैच में बच्चे मालूम है क्या कर रहे थे, वो सही में इसको 20% से बढ़ाते, तो फिर मेरा ऑपरेटिंग लेवरेज बढ़ाने का फॉर्मूला ही फेल हो गया। ऑपरेटिंग लेवरेज कितना आ रहा है? 4। 4 का मतलब है ये 20 से, तो ये भी 80 से। आपका आंसर कितना निकला था? 4 आया था। बस बस वही कर लिखोगे। सबसे पहले क्या निकालोगे? DOL, और DOL का फॉर्मूला कौन सा आएगा? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT। तो कंट्रीब्यूशन कितना है? 14,000, और EBIT कितना है? आंसर कितना आ गया? 4 टाइम्स। अब DOL का दूसरा वाला मेन फॉर्मूला आपको पता है, चेंज इन EBIT डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स। अगर ये फॉर्मूला ना भी लिखूं तो हमारे पास कॉमन सेंस है, पर नहीं लगाना, रिटर्न में देना हमको। ये तो ऑलरेडी निकल गया कितना? 4। चेंज इन EBIT को ऐसे लिख देते हैं, और सेल्स तो सेल्स है, सेल्स कितने परसेंट से? 20%। EBIT विल इंक्रीज कितने परसेंट से? 80%। ठीक सर, अगर हम बिल्कुल नहीं पढ़े, हम भोले भाले लोग हैं, और आपने बोला तो हमने भी कर दिया, और हमने इसको सही में 20% से बढ़ाया। 20,000 का कितना? 20% कितना होता है? 20,000 का 20%, 20,000 प्लस 20%, 24,000। उसी के हिसाब से क्वेश्चन किया, और वही परसेंटेज निकाला, और परसेंटेज नो डाउट 80% ही आएगा। तो उस पे हमारा तो सही है और गलत भी नहीं है, कॉन्सेप्चुअल गलत भी नहीं है, उस पे नंबर मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। ये पढ़ाई चैप्टर जा रहा है कि आप ऐसे करो, ऐसा तो कोई भी कर रहा था, ऐसा तो आप पहले भी कर लेते। अगर मैं ये टॉपिक नहीं भी पढ़ाता और बोलता चलो इसे 20% से बढ़ा रहे, ये कितने से होगा, तो आप ऐसे ही बता देते। इट मीन्स आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, पहले डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज निकालना पड़ेगा और फिर काम करना पड़ेगा। ठीक है, ऑपरेटिंग लेवरेज का और एक नाम है बिजनेस रिस्क। हाँ सर, लिख लेते हैं कहीं, वहां जब ऑपरेटिंग लेवरेज लिखवाया ना, वहीं लिख दो ऑपरेटिंग बिजनेस रिस्क। ठीक है, क्योंकि दो ऐसी बिजनेस में फिक्स कॉस्ट ज्यादा है कि कम है। मैंने एक एग्जांपल लिया था, एक होता है FMCG, मतलब ये जो हम खाने पीने का सामान बनाकर बेचते हैं, ठीक है, उसमें फिक्स कॉस्ट ना के बराबर है। इट मीन्स यार बेचो, सीधा सीधा है, काम खत्म करो। और एक होता है रियल एस्टेट, जिसमें फिक्स कॉस्ट जबरदस्त लगता है, सीधी सी बात में रियल एस्टेट में लगता है, और FMCG में नहीं लगता फिक्स। तो मेरा बस क्वेश्चन ये है कि यार कौन सा बिजनेस ज्यादा कमा कर दे सकता है? अगर देखा जाए तो रियल एस्टेट अगर बिकता है तो एक बार में जबरदस्त कमाई होगी, लेकिन यार रिस्क भी ज्यादा है उधर, ये तो चलना ही चलना है। तो ये सब रिसर्च किया जाता है। खैर, हम लोगों के काम की बात ये है कि हमें, मैं आपके पास आता हूँ, मैं आपसे बोलता हूँ कि यार ये दो बिजनेस है, सिमिलर बिजनेस है, तो बताओ कि ये खरीदूं कि ये खरीदूं। तो वो डिपेंड किस पे करता है? आप इकोनॉमी पे। ठीक है, अगर आपको लग रहा है इकोनॉमी बूम होने वाला है तो आप कमाओ, रिस्क लो, खूब रिस्क लो। एग्जाम में आया हुआ है 2 बार थियोरी। पहला, ऑपरेटिंग लेवरेज अच्छा है कि बुरा? तो ICAI ऐसे नहीं पूछता, ICAI ऐसे पूछता है, प्लीज एक्सप्लेन कीजिए, आपका हिंदी है ना, क्या ऑपरेटिंग लेवरेज दो धारी तलवार है? ऐसा ऐसा लिखता है, दो धारी तलवार। दो धारी तलवार समझ रहे हैं? मतलब अगर बढ़ा तो बढ़ा देगा, और गिरा खत्म। अगर आपका सेल्स गिरा ना, तो दो धारी तलवार हुआ। और एक शब्द आता है, एक स्टेटमेंट, प्लीज एक्सप्लेन कीजिए, जो लिवरेज है वो अच्छे समय का साथी है।
अच्छे समय का दोस्त। हाँ, अगर बढ़ रहा है सेल्स तो वो तो आपको जबरदस्त दोस्त है, आपके लिए सबसे अच्छा दोस्त। और अगर आपका समय बुरा है तो वही आपका दुश्मन हो जाएगा। तो ये सब स्टेटमेंट है आपके स्कैनर स्कैनर ढूंढूंगा। सर थियोरी आप अलग से करवाओगे, इसमें थियोरी आती है ये सारी चीजें, तो ये मैं अलग से करवाऊंगा। ठीक है, ओके। टाइम क्या हुआ? 1 फाइनेंशियल। हाँ, एक बार कंफर्म। चलो अब सेकंड लिखोगे। सेकंड, फाइनेंशियल लेवरेज। और इसको बोला जाता है फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंशियल लेवरेज या फाइनेंस कॉस्ट। अब सिंपल है, अब ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी हमारा। ये समझ लो चैप्टर जो है वो 90% खत्म हो चुका है। फाइनेंशियल लेवरेज मीन्स risk related to fixed finance cost। तो वहां भी मुझे अब अगर चाहो तो एक लाइन लिखवा सकता था, हालांकि इतना हमें बहुत ज्यादा थियोरी लिखना नहीं है। ऑपरेटिंग लेवरेज में क्या लिखना था? ऑपरेटिंग लेवरेज मीन्स रिस्क रिलेटेड टू फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट, है ना, वो ऑपरेटिंग कॉस्ट हो गया, ये फाइनेंस कॉस्ट है। सेकेंड डॉट एग्जाम्पल के साथ समझोगे तो मजा आएगा। अब मैं आपको दे देता हूं EBIT से शुरुआत करते हैं। EBIT 70,000 माइनस क्या करेंगे? इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ले लेते हैं 42,000। ठीक, यहाँ शब्द जो आएगा उसका नाम क्या रहेगा? EBT या PBT बोल दीजिए, अर्निंग बिफोर टैक्स। हालांकि अर्निंग बिफोर टैक्स और प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी अंतर है, खैर हमारे सिलेबस में नहीं। EBT PBT एक है, तो 70 में से 42 गया, कितना बचा? 28,000। इसमें से माइनस क्या करेंगे? टैक्स। टैक्स का रेट हमारा फेवरेट कौन सा है? 30%। तो बताओ कितना आएगा? नहीं, ये टैक्स का अमाउंट 8,400। ठीक है, 8,000, 19,600। ये क्या आ गया हमारा अर्निंग आफ्टर टैक्स। मैं मान के चल रहा हूँ कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अभी नहीं है, तो सीधा डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे? नंबर ऑफ शेयर्स, इक्विटी शेयर्स। और मान लो 10,000 शेयर्स है, ईपीएस निकल सकता, ईपीएस निकल सकता 1.9। इसको इनकम स्टेटमेंट बोला जाता है। एक स्टार लगाओगे। कैलकुलेट। अब आम आदमी की तरह करना, पता लगा लेवरेज निकाल के कर लिया फटाफट से। सर अभी हम क्या निकालेंगे, हमको तो आते नहीं, हम तो आम आदमी की तरह करेंगे। कैलकुलेट परसेंटेज इंक्रीज इन
EBT and EPS if EBIT will increase by 70,000 को बढ़ाना है। आपका दिल क्या बोल रहा है, कितने से बढ़ाए? चलो 10%। आपकी बहुत याद आएगी 10 दिन बाद 10 चलो 10% से बढ़ाते। मैंने कहा कि इस बार एक्सपर्ट नॉलेज नहीं चाहिए मुझे, आम आदमी ऐसे ही करता, किसको वाकई 10% से बढ़ाता। तो हाँ वैसा वाला। चलो 10% से बढ़ाए और एक इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। ठीक, बनाते इनकम स्टेटमेंट। लिखोगे EBIT, इसी के नीचे लिखते जाना आप, है ना। 70,000 को 10% से बढ़ाएंगे तो कितना आ गया? 70। क्या ये 2 क्लास में ना बहुत बोर हो गए थे, परसेंटेज 10%, 12%, वाल्टर गॉर्डन सब परसेंटेज। अब थोड़ा अमाउंट रुपया आ रहा है ना, थोड़ा अच्छा लग रहा है। 77,000 माइनस क्या करेंगे? इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। कितने % से? नहीं बढ़ेगा, आप भी जानते हो। आप कितना भी कमाओ, ब्याज वाले को तो उतना ही देना। EBT 35,000 माइनस क्या हो जाएगा? टैक्स का रेट कितना है? 30%। 10,500 24,500। ये क्या आ गया भाई? EAT डिवाइड, EAT है क्या, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कर लो। 10,000 तो जो आएगा EPS, और EPS कितना आ गया? 24 रुपए 2.45। ओके, अब बिना कैलकुलेशन के बताना तो मजा आएगा। नहीं भी तो देखो कितना नॉलेज है बिना कैलकुलेशन। क्या EBT चेंज हो रहा है? पहले कितना था, अभी कितना है? तो वो भी कुछ परसेंटेज से चेंज हो रहा होगा। क्या EPS भी चेंज हो रहा है? एक सिंपल सा क्वेश्चन, अगर EBIT मान लो 15% से चेंज हो रहा है, तो EPS भी 15% से चेंज होगा कि कुछ अलग परसेंटेज से चेंज अलग से होगा? इस बात को हम प्रूव भी कर सकते हैं। करो, 35,000 माइनस 28,000 डिवाइडेड बाय 28,000 परसेंटेज चाहिए 2.25%। अच्छा इसको चेक करो 2.45। हम्म हम्म ठीक है, मतलब हमको जो दिखता है वो सच नहीं है, आप नहीं समझ रहे हो, वो उतने से ही होना था। अगर मैं बोलूं भाई कुछ कहा, रेशो तो सब सेम ही है ना, अब नीचे साइड देखोगे तो सब रेशो सेम ही दिख रहा है। जो फिक्स है ना उसकी वजह से, लेकिन इसके नीचे जाओगे तो सब सेम है। हाँ तो फिर वो अलग चेंज है। अगर EBIT में चेंज होगा तो ये कुछ और चेंज होगा। मैं कह रहा हूं कि EBT में जितने परसेंटेज का चेंज होगा, क्या EPS में भी उतना ही % का चेंज होगा? हाँ, अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं है तो। क्योंकि अगर जो भी चीज फिक्स बीच में आ गई ना, तो क्योंकि यार सब बढ़ता है पर ये फिक्स वाला नहीं बढ़ता ना यार, मैथ्स के हिसाब से। तो मैंने पूछा था, चलो वो कर लेते, चाहे EBT में चेंज बोलो चाहे EPS में चेंज बोलो, बात एक ही है। चलो लिख लें क्या? ठीक, पहले क्या करेंगे, चेंज इन EBT लिख लेते। कितना आया? 35,000 माइनस क्या करोगे? 28,000 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 28,000
इंटू 100 कितना परसेंट बोला? 25%। या फिर चेंज इन ईपीएस निकालना, आंसर उतना ही आएगा, आप भी जानते हो। 2.45 माइनस 1.96 डिवाइडेड बाय 1.96 इंटू 100, 25%। क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ईबीआईटी में कितने परसेंट से बढ़ाया था? 10। तो ये कितने परसेंट से बढ़ा? 25 टाइम्स में निकल सकता है क्या? 2.5। मेरा बस ये कहना है कि ईबीआईटी के चेंज होने से ईबीटी में कितने का चेंज होता है, टाइम्स में निकल सकता है। ये कितने परसेंट से चेंज किया था आपने? 10। और ये कितने से? 25। तो इसको बोला जाता है फाइनेंशियल लीवरेज। ठीक। हालांकि मैं दो अलग अलग रखता और बोलता कि बताओ ये फिक्स कॉस्ट, ये इंटरेस्ट अच्छा की बुरा, तो वो ज्यादा अच्छे से समझ में आता। पर अभी मुझे क्योंकि क्लास हो, कल रिसर्च कर लेंगे, तो हम पहले फॉर्मूला तो लिख ही लेते, पहले फॉर्मूले तो खत्म करते हैं। तो यहां मैंने लिखा डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला, और वो कैसे लिखा? चेंज इन ईबीटी, और नीचे क्या जाएगा? चेंज इन ईबीआईटी। अच्छा, चेंज इन ईबीटी या फिर चेंज इन ईपीएस लिखूं तो भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है। हाँ, वो ऐसा नहीं, मैं लिखूंगा इफ प्रेफरेंस डिविडेंड इज गिवन कल, तो फॉर्मूला मैं चेंज करूंगा। 99% क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं रहता। तो चलो काम करें क्या? यस। चेंज इन ईबीटी कितना आया? 25%। और ये कितना लिया था हमने? 10%। तो आंसर कितना आ गया? 2.5। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज 2.5 मीन्स if शब्द चाहिए मुझे। if EBIT changes, हाँ changes by 1% लिख देते हैं, then EBT or EPS will change by 2.5%। और सिंपल सी बात है, बच्चे बड़े इंटेलिजेंट है जिनको फॉर्मूला है, तो मैं कैसे रटवाता हूँ इसको? फिक्स कॉस्ट ऑपरेटिंग लीवरेज मतलब किससे रिलेटेड? फिक्स कॉस्ट। और फाइनेंशियल लीवरेज मतलब इंटरेस्ट। अभी तो इंटरेस्ट और इंटरेस्ट किस किस के बीच में? यहाँ। तो फॉर्मूला क्या बन सकता है? EBIT डिवाइडेड बाय EBT करके देखो, ये वाला, ये ओरिजिनल 70,000 डिवाइडेड बाय 28,000, खत्म। ये वाला ओरिजिनल पे जाना, इसको चेंज कर दिया, उस पे बच चले जाना। ओरिजिनल ये था 70,000 डिवाइडेड बाय 28,000, तो कितना आ गया? 2.5। तो चलो दूसरा फॉर्मूला भी लिख लेते हैं, काम आएगा। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला हो गया, इसके बीच में फाइनेंशियल लीवरेज मतलब बीच में क्या है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के ऊपर क्या होता है? EBIT, और नीचे क्या होता है? EBT। और ओरिजिनल फॉर्मूला क्या है?
होता क्या है, एक पढ़ो तो मजा आता, दो चार पढ़ दो तो सब सब मिक्स, कौन सा किधर क्या चेंज। तो देखो तो रटवाते कैसे हो। ठीक है, अच्छा एक बात, आखिरी बात पूछ रहा हूं, सेल्स में जितने का चेंज होता है क्या कंट्रीब्यूशन में भी उतने ही परसेंटेज का चेंज होता होगा। फिर से, अगर सेल्स 20% से बढ़ाया तो क्या कंट्रीब्यूशन भी 20% से बढ़ता होगा। सेल्स अगर मैं 20% से बढ़ाऊंगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी 20% से बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिक कंट्रीब्यूशन भी तो, यार बीच में कुछ फिक्स नहीं है ना, तो रेशो सेम रहेगा। बीच में फिक्स आता ना तब दिक्कत हो जाती है। पक्का, अगर मैं बोलूं चेंज इन सेल्स या चेंज इन कंट्रीब्यूशन, लगभग एक ही परसेंटेज आता है। अब देखो, अब इसको लिखना नहीं है और इसके बाद में क्लास ओवर करूंगा, पर पहले सुन लेना अच्छे से, सुनना। सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट में क्या लिखा जाता है, सेल्स में से क्या माइनस होता है, वेरिएबल कॉस्ट, तो जो आता है वो क्या आता है, कंट्रीब्यूशन, माइनस क्या करोगे, फिक्स कॉस्ट, जो आया उसका नाम क्या रहेगा, ईबीआईटी, माइनस क्या करोगे, इंटरेस्ट, जो आया उसका नाम क्या रहेगा, ईबीटी। ठीक, टोटल मैंने क्या बढ़ाया, मैंने बढ़ाया एक अभी डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज और डिग्री ऑफ फाइनेंस, ये लिखवाऊंगा अच्छे से, कल लिखवाऊंगा। सर हमको, अगर मेरी बात समझना, ऑपरेटिंग लेवरेज मतलब किससे रिलेटेड, फिक्स कॉस्ट। तो अगर मैं कहूं एक फॉर्मूला, एटलीस्ट एक फॉर्मूला तो बता सकते हो, आराम से बता सकते हो सर, किस किस के बीच में है, कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी, तो फॉर्मूला क्या बन गया, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। पर प्रॉब्लम है वो चेंज वाले फॉर्मूले में, वो हमको याद नहीं रहता। अच्छा मैं कहूंगा कि चलो फाइनेंशियल लिवरेज बताओ, फाइनेंशियल, फाइनेंस मतलब इंटरेस्ट, इंटरेस्ट किस किस के बीच में, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी, ये तो अच्छे से याद रहता है, पर वो चेंज वाले फॉर्मूले में प्रॉब्लम होती है। अब इस फॉर्मूले को सुनना ध्यान से, पहला आपने ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला क्या बताया, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी, और दूसरा क्या बताया आपने, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी। अब मैंने कहा चेंज वाले फॉर्मूले को भी रट लेते हैं, रटना जरूरी है, कॉन्सेप्ट में अपनी जगह। मैंने कहा यार इसको उल्टा कर देते हैं, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स, कंट्रीब्यूशन या सेल्स की बात है, परसेंटेज चेंज इन ईबीटी, हाँ ईपीएस नहीं भी लिखे तो चलेगा, परसेंटेज चेंज इन ईबीटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। क्या जबरदस्त रटवाया सर अब, अभी मैं सिर्फ रटवा रहा हूँ, हालांकि मैंने परसेंटेज चेंज वेंज वाला सारा कॉन्सेप्ट लेकर चला हूँ, लेकिन मुझे टोटल 4 फॉर्मूले चाहिए। टोटल कितने फॉर्मूले करवाना, 6, 6 में से 4 तो मैंने करवा दिया। और सबसे अच्छा यार ये सर, अधिकतर क्वेश्चन चेंज वाले फॉर्मूले से आते कि सीधे से, सीधे से, सीधे से मतलब ये जो दिख रहा है इसको देखो और कर लो, डेरिवेशन आप करके लाने वाले है ना। इस मैंने एक का आइडिया दिया था, क्वांटिटी 2 क्वांटिटी 1। ओके, तो अगर मैं इसको रफ भी कर दूं और आप कॉपी में नहीं भी देखो फॉर्मूला, और इनकम स्टेटमेंट सबको बनाना आता है, और ये तो आपको बनाना ही पड़ेगा हर क्वेश्चन में, और मैं कहता हूं कि चलो ऑपरेटिंग लेवरेज बताओ, तो ऑपरेटिंग लेवरेज क्या आ गया, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी, और मैं कहूंगा फाइनेंशियल लेवरेज बताओ, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी। मैं कहूंगा ऑपरेटिंग लेवरेज हो गया कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी, और चेंज वाला फॉर्मूला चेंज इन ईबीआईटी चेंज इन सेल्स, और इसका चेंज वाला फॉर्मूला चेंज इन ईबीटी चेंज इन ईबीआईटी। ओके, अभी एक और बचा हुआ, कौन सा, कंबाइन लेवरेज, कंबाइन लेवरेज, कंबाइन लेवरेज। अब मतलब कंबाइन लेवरेज मतलब यार उसमें ना, उसमें ऑपरेटिंग कॉस्ट भी आ जाएगा और उसमें फाइनेंस कॉस्ट, दोनों मिलाकर, दिमाग चलाओ, दोनों मिलाकर, जिसमें ये भी कवर हो और जिसमें ये भी कवर हो, कुछ फॉर्मूला बन सकता है। वाह, लॉटरी लग गई, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी, बिल्कुल सही है।
चेंज वाला ईवीटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स, खत्म, लेवरेज खत्म, लेवरेज खत्म। ठीक, ये सी फॉर्मूला, हालांकि इसको अच्छे प्यार से लिखवाऊंगा कल में। इधर से इधर पहले लिख दो, इधर बाद में लिख दो। हाँ सेल्स कॉन्ट्रीब्यूशन मतलब से। तो कंबाइन लेवरेज कल करेंगे और 2-3 दिन तक क्वेश्चन बनाएंगे। 2 दिन तक तो बनाएंगे। कितने क्वेश्चंस? अच्छा बुक ही नहीं है आपके पास, हो भी नहीं सकता था। तो कल वॉल्यूम लेकर बना, ये सब इजी टॉपिक, इसमें कुछ समझने वाला है नहीं है बहुत ज्यादा। ठीक है, डिविडेंड का जो आप बोलो मैं पेपर सेट कर दूंगा। ठीक है, ठीक है। गणेश चतुर्थी नहीं आपका? हाँ हाँ, तो सैटरडे तो मेरी क्लास वैसे नहीं भी रहने दे, गणेश चतुर्थी की मैं छुट्टी दे रहा हूँ। और भाई सॉरी